नमस्कार, स्वागत है आपका बी इन्फिनिटी सक्सेस जोन में और मैं आपके साथ भास्कर बोस। इस समय हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 जिसमें हम संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो संसाधनों के बारे में बात की जा रही है, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। जैसे विकल्प दिया रहता है, ठीक है, मैं आपको पहली बात बता देता हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिएगा, साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ तो आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे आप नोट डाउन करते चलेंगे तो नोट डाउन कीजिए उसको। सबसे पहले ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं, जो संसाधनों की हम बात कर रहे हैं, ये आपका जितना भी सोशल साइंस में है, ठीक है, यहाँ पे हम सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं संसाधनों के बारे में। कुछ संसाधन मानव निर्मित होते हैं और कुछ संसाधन क्या होते हैं, कुछ संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग क्या करते हैं, उसी को क्या करते हैं, उसी को वैल्यूएट करते हैं हम, मतलब उसका वैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि उसमें कुछ तब्दीलियां कर देते हैं, समय समय पर उसमें क्या है, बदलाव करते रहते हैं। जब बदलाव हो जाता है उस साधन क्या है, संसाधन में, तो वो साधन कहलाने लगता है, जो कि क्या होता है, जो कि किसी भी नागरिक के या किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज के कार्य में उसको सम्मिलित किया जाता है। आपको यहाँ बता देते हैं, जैसे क्या है, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ, पाठ्य पुस्तक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रयोज्यता से संसाधन बनाती है। ठीक है, कुछ संसाधन मूल्य होते हैं, ठीक है, और उन्हीं संसाधनों को हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करके, यानी उसमें कुछ आंतरिक परिवर्तन करके या बाहरी परिवर्तन करके उसका मूल्य, अर्थ, महत्व कर दिया जाता है। जैसे मूल्य, अर्थ, महत्व का तात्पर्य को क्या होता है, कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। क्यों आर्थिक मूल्य होता है? जैसे मान लीजिए कुछ संसाधन है, अगर हम उसको बेचते हैं मार्केट में तो क्या होता है, बाजार में जब उसको बेच देते हैं तो उसका मूल्य वर्धन होता है और उसका जो मूल्य होता है वो इंक्रीमेंट होने लगता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है। जिसका मूल्य होता है, जो मूल्यवान होता है, और जो मूल्यवान नहीं होता, दोनों ही संसाधन का महत्व है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे आपको बताता हूं कि जो कूड़ा कचरा, गार्बेज, जितना भी है, गार्बेज जो है आपकी निगाह में, मतलब आपके नज़र में वो क्या होगा, आप अपने नज़रिए से देखिएगा तो वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके से वेस्ट मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेस्ट मटेरियल, कि उसका कोई उपयोग नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल। अगर हम उसको जल्दी से जल्दी अगर उसको बेच देते हैं या निपटान कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इस समय, मतलब क्या है कि बहुत जल्दी हमने संसाधनों का निपटान कर दिया है, पर ऐसा नहीं होता। उसी गार्बेज से आपको पता नहीं है कि रिसाइकल करके क्या है कि नई चीज़ें बनाई जाती है, नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो वो जो जहाँ जाता है, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, यानी जहाँ पे उसको दोबारा रिक्रिएट किया जाता है, यानी दोबारा उसको संशोधित करके दोबारा उसको प्रयोजन में लाया जाता है, प्रयोज्य वस्तु कहलाती है। ठीक है, मेरे आशा है कि आपको समझ में आया होगा इतना। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे भूदृश्य, आर्थिक मूल्य, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ चीज़ें क्या होती है, पेटेंटेड होती है। पेटेंटेड का तात्पर्य क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पेटेंट का जो तात्पर्य होता है, जैसे आपने कुछ चीज़ की खोज की, कोई भी वस्तु हो गई या कोई मेडिकल फॉर्म हो गई या कोई भी रसायन की, या मान लीजिए कोई भी फॉर्मूले की खोज की, ठीक है, किसी भी वस्तु या किसी भी फॉर्मूले की खोज की, और खोज करने के बाद क्या होता है कि वो फॉर्मूला सिर्फ आप तक ही सीमित रहे, दूसरे तक ना जाए, तो सरकार से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन को पेटेंट बोला जाता है, कि पेटेंट मतलब जो फॉर्मूला आपके पास है। पर हाँ, अगर ये होता है कि कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि जब अकाल पड़ेगा या महामारी पड़ेगी या कोई भी ऐसी कुछ घटना होगी, अगर उस फॉर्मूले से कईयों की जान बचाई जा सकती है या देश का भला हो सकता है, तो सरकार उस पेटेंट को, ठीक है, उसको ले लेगी और उसका यूज़ करेगी और कई कंपनियों को भी बेच देती है। पेटेंट का फॉर्मूला आता है, जब बड़ी क्लास में जाइएगा तो पेटेंट के बारे में आपको अधिक जानकारी और मिलेगी। देखिए, प्रौद्योगिकी क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो होता है, ये हमारा जो होता है फोर्थ सेक्टर होता है। क्या होता है, चौथा जो है, चतुर्थ क्षेत्र बोलते हैं। अगर हम आर्थिक स्थिति में इसको पढ़े तो ये चतुर्थ क्षेत्र माना जाता है, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। यानी क्या है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और फोर्थ सेक्टर, जो कि उसको क्या करते हैं, रिक्रिएशन यानी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। जैसे मैं आपको फोर्थ सेक्टर बता देता हूँ, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें जैसे है कि हम लोग क्या
है इंटरनेट से जुड़ गए हैं, ठीक है। और आज हम जो ये जो क्लास ले रहे हैं ये भी एक तरीके से टेक्नोलॉजी है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है समय समय पर। तो ये क्या चीज़ है, जो मतलब एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये आवश्यकता है इस समय, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में या कोरोना पीरियड में अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वो क्या है वॉइस के माध्यम से, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं स्वर्ण माध्यम से या दृश्य माध्यम से, विजुअल क्लास या इनविजिबल क्लास, ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नवीनतम विधियों का विकास हुआ है, जल विद्युत बनाने का प्रौद्योगिकी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे विद्युत प्रणाली होती है, आप सुनते रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक होता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का उपयोग सिर्फ भारत में 5% हो रहा है, ठीक है। किसका कितने परसेंट हो रहा है, 5%। बाकी सबसे ज़्यादा जो हो रहा है 79% जो हो रहा है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यानी क्या है, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन दोनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। 5% जो हो रहा है हाइड्रो पावर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि बायो एनर्जी का भी 5 से 10% का यूज़ किया जा रहा है। बायो एनर्जी का तात्पर्य क्या है, जो कि गार्बेज वगैरह है, गार्बेज से भी क्या है, हम जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या मान लीजिए कुछ ऐसी टेक्निक प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आगे मतलब एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं इस समय, सरकार इस पे लगी हुई है। सरकार का 2030 तक का ये प्लान है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हो। और आपको बता देते हैं सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा जो प्लांट है इस समय राजस्थान में लगा हुआ है, और यहाँ पे दिल्ली के नज़दीक है, गुड़गांव में, वहाँ लगा हुआ है। संसाधनों के प्रकार, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया संसाधन के क्या प्रकार होते हैं। संसाधन मानव निर्मित होते हैं और प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु हो गया, मृदा हो गया, जल हो गए, झील हो गए, जो अपने आप बनते हैं, जिसमें क्या है मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और आपको एक खास बात बता देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वायु से हम सांस लेते हैं। वायु से हम जो सांस लेते हैं जो वो ऑक्सीजन कहलाता है। आपको एक खास बात बता देते हैं, कई लोग बोलते हैं कि पेड़, अगर मान लीजिए पेड़ के नीचे अगर रात को सोते हैं तो क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है पेड़ रात को, ठीक है, और ऑक्सीजन लेता है। ऐसा ही मानना है लोगों का, पर ऐसा सत्य नहीं है। अगर मान लीजिए अगर रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता पेड़ और दिन में ऑक्सीजन दे रहा होता, वो रात को भी ऑक्सीजन देता है। अगर ऐसा होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से लोग जो होते हैं वो पेड़ों के नीचे ही सोते हैं, तो वो मर नहीं जाते। और पेड़ों में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वो भी तो रेस्पिरेशन करते हैं, उत्सर्जन क्रिया करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम उनका एक्टिवेट रहता है, रेस्पिरेशन सिस्टम उनका एक्टिवेट रहता है, तो फिर वो करते हैं, तो वो नहीं मर जाते। तो ये गलत धारणा है। कुछ बुक्स जो है या कुछ लोग जो है गलत अवधारणा फैला रहे हैं समाज में, ठीक है, उनसे बच के रहे। इन संसाधनों में से प्रकृति ने निःशुल्क उपहार दिए हैं, ये निःशुल्क उपहार है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ जल कैसे प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपको बता देता हूँ कि जो ये है, जो हिमालय है, या मान लीजिए बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स से पिघल के जो रूट कैनाल होती है छोटी छोटी, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदिकाएं होती हैं, वो वहाँ से क्या होता है, एक जब मैदानी भाग में आती है वो क्या है नदी का रूप बन जाती है। और वहीं से क्या होता है, वो पानी क्या होता है विस्तृत होकर आगे तक जाता है, सागरों से महासागरों में पहुँच जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, विश्व के जो महासागर है, विश्व के 5 महासागरों में से जो तीसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वो भारत के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशियंस है। उसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच उसी में है। इसमें और बता देता हूँ, जिसमें क्या है कि सबसे अच्छी तरह उपयोग में लाया जाए औजार प्रौद्योगिकी। प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छा है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जमीन से, यानी जो है मतलब अर्थ क्रस्ट से या भू प्रॉपर्टी से जो हमें मिलता है, जो मतलब ज़मीन के अंदर से नीचे मिलता है, जैसे कोबाल्ट है, निकल है, फेरस है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ब्रांस है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें क्या है निर्माण होती है, उन्हीं से मिक्स करके, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, टीन और कॉपर को मिला के ये बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है, ब्रॉन्ज बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे धातुओं का हम लोग खुद निर्माण करते हैं, और कई धातुएं जो होती है वो पृथ्वी के गर्भ से निकलती है।
पृथ्वी के गर्भ से निकलती है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो संसाधन होते हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, उसको बार बार रिन्यू करके बार बार यूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जो एक बार खत्म हो गया तो वो दोबारा, जैसे फॉसिल्स फ्यूल है जिसमें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल है। और कहते हैं कि मतलब भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जो आने वाले 2030 तक कि दुनिया में कोयला और पेट्रोल बहुत ही कम हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल कम हो जाएगा, इसलिए हम जो रिन्यूएबल संसाधन है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ जिसमें नवीकरणीय संसाधन जो है उसका भंडार हमारे पास जब तक सूरज है, ठीक है, जब तक सूरज है, जब तक हवा चल रही है, तो ये एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो जिसका हम उपयोग करेंगे, वेस्ट करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार संसाधन क्या है कि अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस होता है जो क्या है बड़े बड़े महासागरों से या फॉसिल से निकलते हैं। प्राकृतिक, अच्छा फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं, जो कई हजार साल पहले जो पेड़ पौधे जो दब जाते हैं जमीन के नीचे, या मतलब क्या है कि चट्टान के रूप में तब्दील हो जाते हैं, जानवर चट्टान के रूप में तब्दील हो जाते हैं, वही फॉसिल्स यानी जीवाश्म बन जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाइयों जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, और पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, जिसमें दो तरह के संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन क्या है, वो क्या करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके, जैसे लोहा है प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, लकड़ी है प्राकृतिक संसाधन है, उसी संसाधनों को यूज करके वो क्या करता है अपने लिए बेड बनाता है, अपने लिए लोहे का सामान बनाता है, मशीन बनाता है, औजार बनाता है, ये सारी चीजें एक क्या है क्रिएट करता है। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा ज्ञान कौशल हो, और मानव संसाधन को बनाने के लिए क्या होता है ज्ञान और कौशल की आवश्यकता पड़ती है, यानी क्या है एजुकेशन और स्किल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संसाधन को दूसरे संसाधन में हम तब्दील कर रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं, उसको म्यूटेंट कर रहे हैं, उसका बदलाव कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि उसको क्या है कि उसका सही माप तोल या सही वजन या सही वो आगे क्या करेगा, उसका यूज़ क्या है, उपयोग क्या है, ये सारी चीज़। जैसे आप देख रहे हो कि प्रौद्योगिकी की उपलब्ध इसलिए मनुष्य ने विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ये मानव संसाधन है। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको मैं आपको बता देता हूँ। मानव संसाधन एक तरीके से ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत देशों में ये मिनिस्ट्री के आधार पे भी खोल दिया गया है, यानी सरकार ने इसका एक अलग से मंत्रालय बना दिया गया है जिसमें लोगों की आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जाता है, जैसे एजुकेशन और स्किल प्रोसीजर को पूरा किया जाता है, ताकि क्या हो कि आने वाले समय में लोगों का जो क्या है हंगर इंडेक्स से बाहर हो जाए, HDI हो जाए, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ जाए, और क्या हो डेवलपमेंट जो उनका हो स्किल हो, ठीक है, स्किल से हो, एजुकेशनल हो, और साथ में क्या है टेक्नोलॉजी से हो, उनका क्या है उनको शेल्टर मिले, उनको भोजन मिले, आवास मिले, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मानव संसाधन के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है, संसाधनों के सतर्कता पूर्वक उपयोग करना है, उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना होगा, क्योंकि अगर आप नवीकरणीय के लिए समय नहीं देंगे तो संसाधन कभी भी नहीं होंगे। जैसे आपके क्या है, जैसे सोलर प्लेट लगाई जाती है, सोलर एनर्जी, एक बैटरी लगा दिया जाता है, बैटरी में सारा का सारा सोलर एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाता है। अभी आपने देखा होगा जो बैटरी वाले जितने भी रिक्शा है या मान लीजिए बैटरी वाले गाड़ियाँ हैं जो कि क्या है कि चार्जेबल है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है सोलर एनर्जी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि विदेशों में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है जो कि सोलर एनर्जी से गाड़ियां चल रही है, ठीक है। अब उन्होंने कोल एनर्जी और पेट्रोलियम एनर्जी को यूज करना बंद कर दिया है। ये आपका चैप्टर था, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया जिसमें सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग में सतत पोषणीय विकास। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ठीक है। देखिए सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जीवन के सभी रूपों का आदर, देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है, यानी क्या है कि मतलब जो साधन और संसाधनों का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करना, और उसको उतना ही यूज करना जितना उसको जरूरत है। अगर ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो नवाचार नहीं कहलाएगा, तो पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करता है ये,
ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों में ह्रास को कम से कम करना, ये भी सतत पोषणीय विकास में आ जाता है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, यानी पर्यावरण को क्या है बचाते रहना। जैसे मान लीजिए ओजोन क्षरण हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन जिसको बोलते हैं, जैसे वनों का कम से कम कटाव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि डिफॉरेस्टेशन को कम करना, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि जो भी मतलब जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी है, जो जनजातीय है, जिसको इंडिजिनियस पीपल बोला जाता है, वो लोग कई हद तक क्या है कि वो मतलब क्या है कि जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो लोग क्या है शहरों की ओर पलायन करेंगे और शहरों की आबादी बढ़ती रहेगी। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें जो होगी क्या है कि उसमें क्या होता है रुकावटें आना शुरू हो जाएगी। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। समुदाय अपने पर्यावरण के देखभाल पर योग होना चाहिए। प्रत्येक कम्युनिटी को अपने पर्यावरण के आधार पे क्या है पर्यावरण को देखभाल करना चाहिए अपने बेस पे। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको आशा है कि ये अच्छा लगा होगा, ये जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। ये चैप्टर था आपका जिसमें क्या है कि हमने संसाधन और साधनों के बारे में पढ़ा है कि संसाधन और साधन क्या होते हैं, संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को ना दबाना भूलें और साथ में इसको शेयर भी कीजिए। आप जितना शेयर करते रहिएगा हम उतना ही वीडियो आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ आपसे अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।